स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में स्पेशल जीके जीएस का क्लास लेके आए हैं जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है दोस्तों, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल किए हैं और प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। 2023 में जो भी प्रश्न आए थे 5 जून 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो प्रश्न साइंस और जीके जीएस के पूछे गए थे वो सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देरी हुए। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है। ऑप्शन है कि पादप कोशिका, शैवाल कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका या सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये सभी में पाए जाते हैं। पादप कोशिका, शैवाल कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका ये सभी में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस खाने पर अंधापन आ जाता है या किसको पीने से। तो एक शराब है दोस्तों जिसका नाम है CH3COH। मिथाइल अल्कोहल को अगर पिएंगे तो अंधापन हो जाएगा और मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं कि रच्छी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एडीपी। एडीपी की द्वारा रच्छी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जिन पौधों में विधित पादप नहीं होते हैं वह समूह किसका होता है। तो वह समूह दोस्तों जो होता है थेलोफाइट, टेरिडोफाइट या इरोफाइट। इरोफाइट को यहाँ कर लीजिएगा दोस्तों आप कर लीजिएगा ब्रियोफाइट। क्या कर लीजिएगा, यहाँ जो है ऑप्शन ए गलत है, इसको कर लीजिएगा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट और इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रायोफाइट के। जिन पौधों में विद्युत पादप शरीर नहीं होते वह समूह किसके अंदर आता है, तो ब्रायोफाइट के अंतर्गत ही आते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान कांस्टेंट रहता है। किसका मान माने अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। दाब का, धारा का, विभवांतर का, ताप का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धारा का। किसका मान कांस्टेंट रहता है, धारा, करंट का मान कांस्टेंट रहता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो इसका जो पीएच मान है दोस्तों ये होगा आपका 10। कितना होगा, 10 होगा। और पीएच मान का खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है, पेप्टीसाइड कहलाता है, सेलुलोज कहलाता है या काइटिन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेलुलोज कहलाता है। कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी उर्वरता बढ़ती है। कीटनाशक, खरपतवार नाशक, उर्वरक, कृमि विनाशक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका कीटनाशक, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति की जो एसआई मात्रक होती है दोस्तों वो वाट होती है और विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो वाट घंटा होता है दोस्तों। और घर में जो बिजली का जो मापक होता है वो हम लोग यूनिट में मापते हैं। व्यावसायिक जो बिजली का खपत होता है उसे यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 28 है जिसकी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपको परमाणु संख्या दिया है 28। अगर हम निकालेंगे तो प्रथम जो कक्षा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम रख सकते हैं। दूसरा जो कक्षा होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रख सकते हैं। और तीसरा जो कक्षा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रख सकते हैं, 18। तो देख लीजिए 2, 8, 18 आपका टोटल 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन इज द राइट सी, 2, 8, 18। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कैसा परीक्षण किया जाता है। तो जल परीक्षण को मापने के लिए दोस्तों जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग की जाती है। इधर राइट आंसर दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है
कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, प्रिज्म का या अवतल लेंस का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका प्रिज्म का। आप जानते हैं कि श्वेत जो प्रकाश होती है वो प्रिज्म से होकर गुजरने पर वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है दोस्तों। तो स्पेक्ट्रम, वही जो 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि ध्वनि तथा प्रवर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? 0.1 घंटा, 0.1 सेकेंड, 0.1 मिनट, 0.001 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड है जो प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना मीटर होना चाहिए डिस्टेंस? तो 70.5 माने 17.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए जहां से आप प्रतिध्वनि एक्चुअली आप सुन सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसमें मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? सोपनी कृषि, लघु कृषि, बृहत कृषि या सामान्य कृषि? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोपनी कृषि। सोपनी कृषि से पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोका जाता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि किसी सदस्य है जो लोकसभा या विधानसभा में है और उनकी मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं तो देने के बाद चुनाव को क्या कहते हैं? फिर उसके बाद जो चुनाव होता है उस चुनाव को क्या कहते हैं? माने कोई लोकसभा का सदस्य या कोई विधानसभा का सदस्य, उसका मृत्यु हो गया या उसने त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद उस सीट पर जब चुनाव होगा तो उस चुनाव को क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है या आम चुनाव कहा जाता है या दोनों कहा जाता है या कोई नहीं कहा जाता है? तो वो जो मृत्यु हो जाता है जिस सीट पर या त्याग पत्र दे देते हैं उस चुनाव को दोस्तों कहा जाता है उपचुनाव कहा जाता है। और ये उपचुनाव जो दोस्तों कहा जाता है माने कि 5 साल का जो कार्यकाल होता है उससे पहले अगर मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिया तो ही उस सीट पर जो चुनाव किया जाता है, उसीलिए इसे उपचुनाव कहा जाता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जेम्स फोर्ड समिति, मॉन्टेग्यू समिति, डायर समिति या हंटर समिति? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 1919 ईस्वी में, इसमें जो जांच के लिए जो कमेटी का स्थापना किया गया था उसे हंटर समिति कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों जो डीएलएड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं इसी तरह के वीडियो और बनाने हैं तो हम सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम पार्ट बाय पार्ट करके आपका सारा वीडियो कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।